नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव की सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अलीनगर से मिश्री लाल यादव विधायक हैं। दरभंगा कोर्ट से केस में उन्हें 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद से उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन अब विधायक मिश्री लाल की सदस्यता फिर से बहाल हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से बाकायदा इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अलीनगर से एमएलए मिश्री लाल यादव हैं। एक केस में 2 साल की सजा उन्हें दरभंगा कोर्ट से हुई थी और पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सदस्यता उनकी बहाल की जा चुकी है और सदस्यता बहाल करने की जो बाकायदा अधिसूचना है वो भी जारी कर दी गई है। तो विधायक मिश्री लाल की सदस्यता बहाल हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में एसआईआर अभियान के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ियां पाई हैं। वहीं बुधवार को बिहार विधानसभा एसआईआर को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बवाल हुआ। हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने एसआईआर के बहाने नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के सीएम बनने पर सवाल उन्होंने खड़े किए तो सीएम नीतीश ने उन्हें बच्चा बता दिया। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? बिहार विधानसभा का सदन आज सियासी अखाड़ा बन गया। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी यादव ने एसआईआर की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर चुनाव से पहले ही बिहार में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने 2003 में हुए मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव पर भी सवाल खड़े कर दिए। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। तेजस्वी के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। सीएम ने कहा कि तेजस्वी अभी बच्चे हैं, कुछ जानते ही नहीं है। अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और वो अपना फैसला भी चुनाव में सुना देगी। 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। बिहार विधानसभा में आज के हंगामे ने एक बार फिर दिखा दिया कि चुनावी मुद्दा और एसआईआर के मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव के तीखे सवालों और नीतीश कुमार के जवाबों के बीच यह साफ है कि आगामी चुनाव में यही बहस और ज्यादा गर्म होगी। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तुम्हारी माता साहब फिर पत्री रही। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनावी प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल उठाया। तेजस्वी ने कहा कि अगर चुनाव ईमानदारी से नहीं कराए जा रहे हैं तो फिर उन्हें आयोजित करने का औचित्य क्या है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव का रिजल्ट पहले से तय हो चुका है, ऐसे में चुनाव के बजाय बीजेपी को सीधे सत्ता का विस्तार दे देना चाहिए। आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपना खुद से लड़ो और जो करना है करो। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना।
तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के चुनाव बायकॉट पर जनता और दलों से चर्चा वाले तेजस्वी यादव के बयान पर अब देखिए सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने ये कहा है कि हताशा और निराशा में तेजस्वी यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं। आरजेडी राजनीतिक तौर पर बेदखल होने वाली है, तो ऐसे में तेजस्वी बायकॉट की बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का यह बयान कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए अन्य विरोधी पार्टियों से भी बात करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मन में जो हार की आशंका है, जो कि बिल्कुल होने ही वाली है, यह उस हताशा को दर्शाता है। और यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को धमकी देना, बताइए, मतलब ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धमकी दे रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और लोगों से करवाएंगे। ये असंवैधानिक है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान इनका है। चुनाव आयोग निष्पक्ष वोट कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आवश्यक है। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ हताशा निराशा की स्थिति कि चुनाव बहिष्कार पर भी निर्णय लेंगे। अरे जनता ने तो बहिष्कार कर करके आपको लोकसभा में 4 सीट पर लॉक कर दिया। देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना भर नहीं होता और सिर्फ वोट डालना भर नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब होता है शासन और प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। और जब जनता को ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग करने का षड्यंत्र हो रहा हो, तो स्वाभाविक है ऐसे चुनाव का कोई मतलब बचता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चुनौती दी है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को लखीसराय से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। साथ ही ये भी कहा कि तेजस्वी यादव भ्रम में नहीं रहे, क्योंकि उनके परिवार के अभी तक कई लोग चुनाव हार चुके हैं। दो माता पिता उनके उप मुख्यमंत्री रहे, आकर के खुद चुनाव लड़ करके दिखा दे। ये अपना ठिकाना करे। जनता मालिक है जो बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया, बिहारियों को पलायन के लिए विवश किया, उससे बिहार की जनता मुक्ति की तैयारी कर रही है। और हिम्मत है तो आके चुनाव लड़ ले लखीसराय में। जिसके माता 2 जगह से चुनाव लड़े, हार गई, ये याद रखें। परिवार के कई सदस्य हारे हैं। भरम में ये न जिए कि अराजकता उत्पन्न कर करके बिहार में ये सत्ता के शिखर पर बैठेंगे। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने और चुनाव को लेकर के हर कोई तैयारियों में जुटा हुआ है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह कहा है कि एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि वो किसी भी सूरत में 2020 वाली भूमिका में नहीं जाने वाले हैं। लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। 243 में से 225 से ज़्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन इस बार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मैं मानता हूं कि भाजपा का प्रत्याशी भी मेरा होगा, जदयू का प्रत्याशी भी मेरा होगा, हमारे तमाम घटक दलों के प्रत्याशी मेरे होंगे। कोई अगर इस बात को सुन के खुश या उत्साहित हो रहा है कि मैं पुनः 2020 वाली भूमिका में मैं जा रहा हूं, तो कतई गठबंधन के भीतर कोई ऐसा कारण नहीं है कि 2020 की भूमिका में मैं जाऊं। एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। और पटना से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट जारी की जा चुकी है। 12,754 शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है। शिक्षक ई शिक्षा कोष पर अपना स्कूल देख सकेंगे और जल्दी बचे शिक्षकों का भी ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। तो ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों का जो इंतजार है वो पूरी अब हो चुकी है। 12,754 शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा चुका है। आप ई शिक्षा कोष पर जाकर के अपना स्कूल देख सकेंगे कि कहां आपका ट्रांसफर हुआ है और साथ ही जो बचे शिक्षक है उनका भी जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए, मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है। बड़ी खबर है, जहां कारोबारी की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। कबाड़ कारोबारी की हत्या की गई है और इस हत्या को लेकर के बवाल मचा हुआ है। गुस्से में लोगों ने आरोपी का घर फूंक दिया, 2 गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। सदर थाना के मंझौलिया की यह घटना बताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रात में NH 28 पर जमकर बवाल हुआ। कबाड़ कारोबारी मोहम्मद गुलाब दिनकर के द्वारा अपनी दुकान को बंद करके वो वहां पर बैठा था, तभी बदमाश आए और 3 गोली मारकर वहां से फरार हो गए।
परिजनों के मुताबिक आपको बता दें कि तुफैल और अन्य से काफी समय से जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है और बीते दिनों फिर से झगड़ा हुआ था और उसी को लेकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। परिजनों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, तुफैल, बादल और इसके साथ ही अकील सहित कई लोग इस हत्या में शामिल हैं। गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल काटा, जिसको लेकर के कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची। स्थिति को देखते हुए हल्का बल का भी प्रयोग पुलिस को करना पड़ा और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आग के हवाले घर को कर दिया गया है और उसके बाद पुलिस प्रशासन में वहां पर पहुंची। लोगों को शांत कराने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम गाड़ी उठाए, घर से आए हैं यहाँ पे तो देखें इनके सर में गोली मारे हुआ है, स्पॉट डेड था, कुछ सांस नहीं चल रहा है। गोली मारे हुए? गोली तो पता नहीं चल रहा अभी क्या को मारा है, लेकिन पता चला है क्या को है अपराधी अभी पता नहीं चला है। ठीक है, परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले कुछ लोगों का नाम बताया गया है कि उनके द्वारा इन्हें धमकी दी गई थी और कुछ इनका पहले से विवाद था जिस वजह से गोली चलाई गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी इस पर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। रेड के लिए ऑलरेडी टीम निकल चुकी है, काफ़ी सारे ठिकानों पर रेड हो गया है, जो भी संभावित जगह अभी हमें लग रहे हैं और परिवार के द्वारा जो भी नाम बताए जा रहे हैं मौखिक रूप से उस पर कार्रवाई हो रही है और हम लोग बाकी और फुटेज और बाकी जो भी तकनीकी अनुसंधान है उसको भी हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। मृतक को इंजरी कहाँ पर है मैम? मृतक को 3 गोली लगी है चेस्ट के पास और उसी से उनकी मृत्यु हुई है। उन्हें इलाज के लिए मां जानकी अस्पताल ले जाया गया था, बट वहां पर पहुंचते हुए उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। खबर पूर्णिया से है, जहां डायन का आरोप लगाकर 5 लोग की हत्या मामले की जांच को लेकर कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रघुवर प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रघुवर प्रसाद टेटगामा के वार्ड पार्षद को डांट रहे हैं, साथ ही जाति पूछकर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद आयुक्त ने रघुवर प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फालतू वाला बात बोला नहीं, ये हमको जो SC है कि ST है, क्या जात है तो SC हम केस लगवाएंगे। तुमने काम नहीं किया, तुमको भी जेल भेजवाएंगे। वोट किस लिए दिया जाता है? काम करने के लिए। मैं अपना राइट आपको दिया कि मेरा सुरक्षा करिएगा। आपने वार्ड में इस सब का पता क्यों नहीं लगवाया? सर, घटना रात में हुआ। अरे रात में घटना का एक थोड़ा होता है, हर एक चीज के पीछे इतिहास है। तुम्हारा जन्म मेरा जन्म एक दिन में थोड़ा होता है। इसके कहानी के पीछे बहुत राज होगा। ये सब पहले कुछ नहीं था। जब फालतू वाला बात बोला नहीं, ये हमको जो SC है कि ST है, क्या जात है तो SC हम केस लगवाएंगे। तुमने काम नहीं किया, तुमको भी। तो पटना के पिपरा थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता सुरेंद्र प्रसाद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह बताया कि बीजेपी नेता की हत्या राजनीतिक कारणों से की गई थी। हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी दी गई थी। आपको बता दें कि 12 जुलाई को सुरेंद्र प्रसाद की हत्या उसी वक्त कर दी गई थी जब वो अपने खेत में काम कर रहे थे। दोनों अलग अलग मामले का है सर? इसमें जो मुख्य अभियुक्त निकल कर आया जिसने उस व्यक्ति को गोली मारी थी, जिसका नाम रतन कुमार पिता जीतू पासवान, इसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अपने स्वीकृति बयान में स्वीकार भी किया है कि इसने अपराध किया है। इसके निशानदेही पे एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां हाईवा और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे में दोनों ड्राइवर की मौत हो गई है। झुलसने से एक खलासी की भी मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हाजीपुर महुआ रोड के रंगीला चौक की घटना सामने आई है। तो देखिए तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर आग लगी है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तब जाकर के आग पर कहीं काबू पाया जा सका। हाईवा और ट्रक की टक्कर और इस हादसे के बाद से देखिए कैसे इन गाड़ियों में आग लग गई है। काफी स्थानीय लोगों की भीड़ भी यहाँ पर दिख रही है। इन दिनों बिहार में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से 9 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। राजधानी पटना सहित बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार और भागलपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश के बाद कोसी और बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। ये रिपोर्ट देखिए।
पटना सहित बिहार के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दीघा घाट, एनआईटी घाट सहित कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में भी गंगा और कोसी नदी के निचले इलाके से जुड़े कई गांव में पानी घुस गया है। खेत खलिहान डूबने के साथ साथ कई गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटने के हालात बन गए हैं। लगातार पानी बढ़ने से लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। घर अंगना पानी ढुकी रहल छै, खाना खर्चा नहीं हो रहल छै, आरो फसिल सब दहा गेले, आरो की दिक्कत पानी आबी गेले गांव ढुकई वाला छै, पानी ढुकी गेले। भागलपुर में भी गंगा एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर चुकी है। सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत के चायचक कालीघाट गांव में गंगा का तेज कटाव शुरू हो चुका है। कई घर भी कटाव के मुहाने पर आ गए हैं। लोग जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। ऐसे में पीड़ित ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गाँव बचाइए, कर रहा है उसको, मसारूस बेसी कर रहा है, उसको बचाइए, कहाँ बाल बच्चा लग जा रहा है। समा गया गंगा में। हम लोग इसका पहले काम होता तो ये गांव बच सकता था सर। रात भर जगह कर रात भर जग जग के ये सब काम हो रहा है। वैशाली में भी गंगा नदी उफान पर है और यही वजह है कि देसरी प्रखंड के 5 पंचायत सहित महनार, सहदेई और राघोपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के कारण कई लोग अपना घर-बार छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर हैं। बहुत दिक्कत है हम लोग के घर में, सारा सामान लेके अब बनना पर है। अब पन्नी टांग के सरकार पन्नी दैया, कहियो नहीं दैया, पन्नी टांग के है घर में हती। बाढ़ आने के कारण हम लोग बांध के छतर छाया लेते हैं। छतर छाया लेने के बाद हम लोग इसी पर बाल बच्चा के लेके समय को गुजारते हैं और रहते हैं। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई शहरों में पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में गंगा और कोसी समेत उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैशाली में गंगा नदी के कारण एक गांव के लोग हर साल 3 महीने तक खानाबदोश की जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं। देसरी के खड़गपुर गांव के लोग पिछले 1 हफ्ते से बांध पर गुजर बसर कर रहे हैं। इसमें एक रूपा देवी नाम की महिला भी हैं, जिनकी शादी 14 साल पहले हुई थी, लेकिन 14 साल में एक ऐसा साल नहीं बीता जब वह बांध पर रहने नहीं आई हो। जायजा लिया है संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। तूफान पे है और उसका असर है कि गंगा नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है और जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अभी मैं जहां मौजूद हूं, ये एक बांध है। देसरी प्रखंड क्षेत्र का खड़गपुर गांव पूरी तरह पानी से भर चुका है और उस गांव के जो लोग हैं वो बांध पे शरण लिए हुए हैं। लगभग 3 महीने इन लोगों का जीवन जो है इसी बांध के सहारे चलता है और इसी बांध पर इनकी जिंदगी कटती है। उनकी जिंदगी कैसे कटती है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। क्या कुछ हालात है, कैसे ये लोग जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे देखिए एक घर है, यहाँ पे ये बनाया गया एक छोटा सा झोपड़ी नुमा। आप देख सकते हैं कि ये घर है। खानाबदोश की जिंदगी जीते हैं ये लोग 3 महीने और साल दर साल कहानी एक जैसी है, क्योंकि ये कोई पहला साल नहीं है जब ये लोग बांध पे लौट आए हैं। हर साल लगभग 3 महीने जो है वो स्थिति बिल्कुल ऐसा ही नजारा जो है वो देखने को मिलता है और ये लोग हर साल 3 महीने जो है वो इसी तरह बांध पे अपना जीवन यापन करते हैं। इसी बांध में एक झोपड़ी बनता है और झोपड़ी में जो है वो सारा व्यवस्था खाने पीने से लेकर सब कुछ की व्यवस्था की जाती है। देखिए आप, छोटा सा ये एक झोपड़ी बनाया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि झोपड़ी को बनाने में किसी तरह का कोई प्रशासनिक मदद नहीं है। 3 महीना। 3 महीना। घर में कितने लोग हैं? 8 आदमी। 8 आदमी कहाँ रहते हैं लोग? सासू माँ और एक लड़का उधर रहता है बगल में। और बाकी बाल बच्चे के साथ रहते हैं। 4 आदमी। तो क्या कोई आता है मिलने, प्रशासन कुछ मदद करता है? कुछ नहीं आता है। इधर उधर खेत उत में गिरने लगते थे, हम लोग को व्यवस्था करने लगते हैं सब। अच्छा, ये खुद से बनाते हैं? अपना से। दूसरा के बनाने देने बोलेंगे तो 500-600 रुपया मांगेंगे, उतना पैसा रहेगा तब तो देंगे। इधर उधर खेत उत में गिरने लगते थे, हम लोग को व्यवस्था करने लगते हैं सब। अच्छा, ये खुद से बनाते हैं? अपना से।
दूसरा के बनाने देने बोलेंगे तो 500-600 रुपया मांगे, उतना पैसा रहेगा तब तो देंगे। हर साल ये लोग जो है बांध पर आकर शरण लेते हैं और खाना बदोश की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, खड़गपुर, देसरी। तो गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से सांप डसने के बाद एक मरीज की इंजेक्शन की कमी के कारण मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला मछुड़िया देवी फुलवरिया रेफरल अस्पताल का बताया जा रहा है। मृतक बैरागी टोला के पूर्व मुखिया मरीज देवेंद्र सिंह थे। परिजनों ने फुलवरिया रेफरल अस्पताल में सांप डसने के बाद ही दी जाने वाली इंजेक्शन नहीं होने का आरोप लगाया है। सदर अस्पताल से रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक मरीज की मौत हो गई है। मामला फुलवरिया प्रखंड के बैरागी टोला पंचायत के पूर्व मुखिया देवेंद्र सिंह के साथ हुआ है। पूर्व मुखिया देवेंद्र सिंह को जहरीले सांप ने डस लिया। उसके बाद परिजनों की ओर से आनन फानन में फुलवरिया रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर एंटी स्नेक वेनम मरीज को नहीं लगा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं होने का हवाला देते हुए सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही देवेंद्र सिंह की मौत हो गई। हमारे पिताजी हैं देवेंद्र सिंह, गांव के पूर्व मुखिया रहे हैं। इनको सुबह में 10 बजे के करीब सांप काट लिया था। तुरंत हम लोगों ने यहाँ पे लाया फुलवरिया मछुड़िया देवी रेफरल हॉस्पिटल। वहाँ से उनके पास सांप काटने का कोई इलाज नहीं था, तो उन लोगों ने कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में। तो यहाँ जो आज मरे पड़े हुए हैं, इनको टाइम लग गया वहाँ से यहाँ आने के लिए। एक 1.5 घंटा का टाइम लगता है। ऊपर से इतना ट्रैफिक है और ये वहाँ पर सीधा अगर ट्रीटमेंट कर दिया होता तो आज ये जिंदा होते। कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से सब रेफर किया जाता है। और नहीं था तो उन लोगों को बताना चाहिए था ना कि हाँ भाई नहीं सब जगह है। हाँ, लापरवाही है वहाँ का। बीते 10 दिनों में लगातार इंजेक्शन के अभाव में 2 मरीजों की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की सिस्टम पर एक सवाल खड़ा होने लगा है। हालांकि गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले को लेकर जांच कराने और दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कब तक स्वास्थ्य विभाग सजग हो पाता है और लापरवाह कर्मियों और डॉक्टरों पर कार्रवाई हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इंजेक्शन नहीं होने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि इंजेक्शन की कमी आखिर क्यों हुई? मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन है? मरीज की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल जो न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।